Good morning. Welcome to Swayam Learning Point. I am your learning friend Subhash Gaikwad, and today we are going to discuss here about life processes in living organism part 2. It's a part of biology. Bio means what bio means? Bio means life and logy means to study. तो हमें क्या करना है? लाइफ का स्टडी करना है। तो लाइफ के कौन से पार्ट का हमें स्टडी करना है और ये प्रोसेसेस क्या है, व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस। तो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। द प्रोसेसेस व्हिच हेल्प अस टू सस्टेन, जो प्रोसेसेस हमें जिंदा रहने के लिए मददगार है, हेल्पफुल है, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि यदि वो प्रोसेसेस हमारे बॉडी में या किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बॉडी में नहीं हो रही है, तो व्हाट वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट लाइफ। मींस इरोनिकली वी कैन से इफ दिस प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन इन द ऑब्जेक्ट, इट इज लाइफ, द ऑब्जेक्ट इज लाइफ। मींस वी कंसीडर आवरसेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट फॉर अ मोमेंट। इट्स माय ओन ओपिनियन। आप समझ रहे हो? जैसे कि रेस्पिरेशन हो रहा है तो हम बोलते हैं हाँ जिंदा है, ओके गुड। तो या उसका हार्ट बीट मतलब सर्कुलेशन चालू है तो वो जिंदा है। तो दिस व्हाट आर द प्रोसेसेस व्हिच इंश्योर दैट द ऑब्जेक्ट इज लिविंग और नॉन लिविंग। सो वी आर द लिविंग ऑब्जेक्ट। सो वी हैव अ स्पेसिफिक नेम एंड व्हाट द नेम इज एनिमल। एंड उसमें भी बहुत सारे पार्ट है, वो हमने देखे। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, क्योंकि किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिकॉल तो बनता है कि व्हिच आर द इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन से लाइफ प्रोसेसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो मैंने लास्ट चैप्टर में बताए थे। क्या था? मिसेस ग्रे। क्या बताया था? मिसेस ग्रे। आपको याद है मिसेस ग्रे? MRSGREN। ओह गुड, ओके। आपको पता है सबसे पहला यम का मतलब है मूवमेंट। क्या है? मूवमेंट। देखो कैसे मूवमेंट हो रही है। अभी मैं भी यहाँ से यहाँ मूव रहा हूँ, लेकिन इतना छलांग नहीं लगा रहा हूँ जितना ये बंदा छलांग लगा रहा है। ओके, हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन क्या है? तो ये देखिए, जो हमारे फेफड़े हैं, इससे हम क्या कर रहे हैं? देखो कि दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ रेस्पिरेशन। तो ये क्या है? ये लंग्स है आपने, ओके। और ये अंदर ये क्या है? अल्वियोलाई है। तो ये रेस्पिरेशन हो रहा है। देखिए मिसेस ग्रे में MR यानी मूवमेंट, रेस्पिरेशन, फिर उसके बाद आया क्या है? सेंसिटिविटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट द सेंसिटिविटी इज, आपने देखा होगा, क्या देखा होगा? वो जो है ना, क्या ये मिमोसा प्लांट है। कौन सी प्लांट है ये? दिस इज अ मिमोसा प्लांट। दिस इज व्हाट? मिमोसा प्लांट। मिमोसा। इसको हम दूसरे नाम क्या देते हैं पता है? इसको बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट। क्या बोलते हैं? टच मी नॉट। टच मी नॉट प्लांट। आया समझ में? ये इसमें अभी है ग्रोथ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ कैसी ग्रोथ हो रही है। ओके गुड। ये आपको पता है, लेकिन क्या है कि मैं थोड़ा पिक्टोरियल फॉर्म में आपको दिमाग में घुसाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको रटना ना पड़े। तो फिर उसके बाद है पहला क्या हुआ? रेस्पिरेशन। अभी दूसरा क्या है? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। इसमें क्या आता है? दूसरा जो आर है, ये है रिप्रोडक्शन। अब ये देख रहे हैं, ये मैंने फ्लावर का बताया यानी प्लांट का बताया, ये है रिप्रोडक्शन। और लास्ट वाला जो है वो है एक्सक्रेशन। तो एक्सक्रेशन जो है वो हम किडनी से करते हैं। एक्सक्रेशन 3 तरीके का होता है। ये 3 मतलब सबसे पहले जो होता है वो ये किडनी से होता है, ओके। दूसरा जो है वो कहां से होता है? यो स्किन से होता है, स्किन। और लंग्स भी हमारे रेस्पिरेशन जो करते हैं तो उसमें भी हम एक्सक्रेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रेट करते हैं, यहाँ से हम स्वेट एक्सक्रेट करते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। ओके, तो ये इसको हम क्या करते हैं? एक्सक्रेट
एक्सक्रेट करते हैं। तो ये बातें हमें समझ में आ गई। तो और लास्ट वाला जो है वो है क्या, न्यूट्रिशन। ओके, तो हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे। यहाँ देखेंगे न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन यानी बहुत सारे फल फूल। ओके, हम क्या खाते हैं, फल नहीं खाते, फल खाते, फूल नहीं खाते। ओके, खाते हैं, नहीं खाते। ओके गुड, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया जो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग था। अभी हम आगे देखने वाले हैं। ओहो, और भी रिकॉर्डिंग है। Which life processes are essential for production of energy required for our body? अपने बॉडी को चलने के लिए, दौड़ने के लिए, खाना खाने के लिए भी एनर्जी लगती है। अभी मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, तो उसके लिए भी एनर्जी लगती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, तो वो एनर्जी दो चीजों से आती है, एक है रेस्पिरेशन और दूसरा है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। सर कैसे मिलती है जरा बता दो। जब हम खाना खाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स, उसके साथ ग्लूकोज हमारे बॉडी में जाता है। ओके, उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसका एसिमिलेशन होता है, यानी वो पर्टिकुलर सेल में जाता है। उसी समय हम हमारे लंग्स से, यानी ऐसा हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, और फिर वो हमारा जो ब्लड है लंग्स में आके वो ऑक्सीजन कैरी करता है और वो उस सेल के पास लेके जाता है जिस सेल में ऑलरेडी ग्लूकोज आ चुका है। तो फिर क्या होता है कि वो जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन होता है और फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि आपको पता है C6H12O6 plus 6 means O2, it gives CO2 H2O plus एनर्जी 38 ATP एनर्जी, जो कि हमने ग्लाइकोलिसिस, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन उसमें हमने देखा है। ओके गुड, और भी रिकॉल है। गुड, व्हिच आर द मेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन। तो ये सेल डिवीजन के टाइप जो है ये हमने लास्ट लेसन में पढ़े हैं कि देयर आर टू इंपॉर्टेंट टाइप्स। ओके, वैसे 3 है, लेकिन हम अभी यहाँ जो देखने जा रहे हैं इसको हम बात कर रहे हैं, क्या है, तो माइटोसिस। ओह गुड, तो यहाँ देखिए माइटोसिस क्या है और कैसे होता है। तो माइटोसिस मैंने आपको बोला था, यहाँ देखिए इसको जरा थोड़ा समझ के इसको यदि समझेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहली जो फेज होती है इसको हम देखते हैं, एकदम स्टार्टिंग से देखते हैं, एकदम स्टार्टिंग से देखते हैं। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ओके गुड, तो यहाँ देखो कैसे सेल डिवीजन के लिए प्रोसेस हो रही है। तो सबसे पहले ओके, अभी ये साइटोकाइनेसिस हो गया है, लेकिन हम पहले से जाएंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ओके, तो यहाँ प्रोसेस स्टार्ट होगी। अभी ये मान लो कि अभी ये सेल बनी है, अभी क्या होगा, पहले प्रोफेज होगी। क्या होगी, प्रोफेज। अब यहाँ देख रहे हैं ये प्रोफेज है, और अभी ये प्रोफेज में क्या होगा, ये जो कंडेंसेशन हो रहा है, फिर प्रोमेटाफेज है, इसमें थोड़ा सा सेपरेशन, ये सेंट्रियोल्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रियोल्स बोलेंगे। व्हाट वी कैन से दैट, सेंट्रियोल्स। फिर मेटाफेज में क्या होगा, एक डायरेक्शन में आगे है। ओके, एक मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन पे आगे। अभी ये बनाना जैसे दिखने लगे, कैसे दिखने लगे, बनाना जैसे दिखने लगे। गॉट इट, ये कौन सी फेज है, एनाफेज। और फिर वो सेपरेट हो जाएंगे, तो जब सेपरेट हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द टेलोफेज, वेयर वो बिल्कुल सेपरेट हो गए। अभी यहाँ साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस शुरू हो गई। ये पूरे पहले जैसे ही डिकंडेंस हो जाएंगे, जो भी थ्रेड लाइक क्रोमोसोम है वो फिर डिकंडेंस हो जाएंगे और साइटोकाइनेसिस होके सेल का डिवीजन हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस। माइटोसिस यानी माइटोसिस में क्या है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या है, प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज। तो डायरेक्टली हम मेटाफेज ही लेते हैं। फिर एनाफेज, टेलोफेज, इसमें बहुत डिटेल्स में भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे डीएड टेंशन को कंसीडर करते हुए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ओके, प्रोफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। ओके, मतलब स्टार्ट होता है, कंप्लीट होता है मेटाफेज के स्टार्टिंग में या प्रोमेटाफेज में। फिर उसमें वो जो सेंट्रियोल्स है, जैसे ये सेंट्रियोल्स है, वो डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। उसके बाद जो क्या है, व्हाट यू कैन से दैट द मेटाफेज शुरू होता है। तो मेटाफेज में कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है, स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली फॉर्म होता है। और ये स्पिंडल फाइबर जो है ये
इसको पकड़ के रखता है और इसको पुल मतलब ऐसे पर्टिकुलर इक्वेटोरियल प्लेन पे लेके आता है। किसको? ये जो क्रोमोसोम्स है तो इक्वेटोरियल प्लेन पे लेके आता है एक पर्टिकुलर, और उसके बाद जैसे कि अभी यहाँ आ रहा है, ये देखो इक्वेटोरियल प्लेन पे आ रहा है, आ गया इक्वेटोरियल प्लेन पे। अभी उसको इधर वाला जो स्पिंडल फाइबर है इधर खींचेगा, इधर वाला इधर खींचेगा, तो जैसे वो इधर जा रहे हैं तो ये बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं? दे जस्ट लाइक अ बंच ऑफ बनाना। अभी पहले वो डॉटर थे, सॉरी सिस्टर थे, सिस्टर क्रोमेटाइड थे, अभी वो डॉटर बन गए, मतलब अलग अलग हो गए। अभी वो सेपरेट होने के बाद फिर टेलोफेज शुरू हो गया, टेलोफेज शुरू होने के बाद अभी देखो टेलोफेज कंप्लीट हो गया तो वैसे ही साइटोकाइनेसिस शुरू हो गया, यानी एक नॉच या प्लेट। नॉच हम किसमें बोलते हैं? तो what we can say that notch in the animal cell and plate in the plant cell, इसके बारे में हमने बात की है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, what the next is, ये प्रोसेस मैंने फिर से एक बार एक्सप्लेन की है। यहाँ सेल डिवीजन में दूसरा क्या है? मियोसिस है। तो मियोसिस क्या है इसको हम देखेंगे, तो ये भी अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये भी ऐसी प्रोसेस है, इसमें क्या है कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 ऐसे दो प्रोसेस है। क्या है? मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इसमें भी प्रोफेज है, इसमें भी मेटाफेज है, इसमें भी एनाफेज है, इसमें भी टेलोफेज है। तो इसमें 1-1 है। क्या है? 1-1-1। इसमें भी प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज है। इसमें भी 2-2 है, मतलब ये सब क्या है? 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। ओके, इसमें मियोसिस जो है ये एक्चुअल रिडक्शन है। क्या है? एक्चुअल रिडक्शन। ये रिडक्शन क्या है सर? रिडक्शन यानी कि ये जो क्रोमोसोम्स के नंबर्स होते हैं वो हाफ होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ इन मियोसिस 1। ओके, उसमें प्रोफेज 1 में जो अलग-अलग स्टेप्स होते हैं लेप्टोप्टीन से लेके डाइकाइनेसिस तक, ओके, तो वो भी हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। यदि नहीं है तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम रिकॉल कर रहे हैं कि कौन से दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, उसमें थोड़ा सा हमने रिकॉल कर दिया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है और रिकॉल है। Which are the main types of cell division? What are the differences? तो यहाँ क्या डिफरेंसेस हैं? कौन से डिफरेंसेस हैं? तो डिफरेंसेस को थोड़ा जानते हैं, तो मैं थोड़ा बाजू हटता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले माइटोसिस, उसके बाद है मियोसिस। माइटोसिस क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। इसमें सिंगल सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। इसमें एक सिंगल सेल 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होती है। तो वहां मियोसिस में एक डॉटर सेल क्या होती है? 4 डॉटर सेल में कन्वर्ट होती है। ओके, मतलब एक के पहले 2 होते हैं और फिर 2 के फिर मतलब एक फिर जो 2 बनते हैं उसमें से फिर एक यानी 2 बनते हैं, यानी टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। ओके गुड। इसमें मियोसिस ये सोमैटिक सेल में होता है, ठीक है। माइटोसिस जो है माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल में होता है और मियोसिस जो है वो जर्म सेल में होता है। हाँ देखिए, माइटोसिस जर्म सेल में भी होता है, लेकिन वो आफ्टर द गैमेट फॉर्मेशन यानी आफ्टर द जाइगोट फॉर्मेशन। ये देखिए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने ही रहते हैं जितने हैं। मतलब जैसे मान लो कि 2n है तो वो कितने रहेंगे? 2n ही रहेंगे। लेकिन इस केस में वो रिड्यूस टू हाफ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिड्यूस टू हाफ, यानी 2n होंगे तो ये पहले n और n होंगे। गॉट इट? ये देखिए, ये मियोसिस है और ये क्या है? माइटोसिस है। इतना फर्क आपको समझना जरूरी है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ इन डॉटर सेल, जो मैंने आपको समझाया। जैसे मान लो कि यहाँ हमारे यहाँ देखो, ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं। ह्यूमन बीइंग का क्या एग्जांपल लेते हैं? जैसे अपनी बात करें तो अपने कितने पेयर्स होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर्स यानी टोटल 46 क्रोमोसोम्स। कितने होते हैं? टोटल 46 क्रोमोसोम्स। डायरेक्टली हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ
हम 46 क्रोमोसोम्स के इधर कितने हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे, ये मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए वो समझाने के लिए। तो इधर कितने हो जाएंगे 23 एंड 23, कितने हो जाएंगे 23, 23। ओके, थोड़ा 3 अच्छी तरीके से ड्रॉ करता लिखता हूँ, 23, 23। गॉट इट? ओ बहुत बढ़िया। यानी आपको ये बात समझ में आ गई कि ये मियोसिस में होता है, लेकिन माइटोसिस में ऐसा नहीं होता है। 46 है तो 46 इक्वली डिवाइड। बस ओके, तो आगे चलते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यानी कोई ऑप्शन ही नहीं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है इधर। दूसरा, इधर जो होता है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है क्योंकि दो अलग अलग प्रकार के जीन्स एक साथ आते हैं, मतलब उससे ही नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, माइटोसिस ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है और ये रिप्रोडक्शन के लिए यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट के लिए एसेंशियल है। इसकी बात करें तो माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस जो होता है वो 4 स्टेजेस में होता है। क्या होता है? 4 स्टेजेस में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। 2 स्टेज होते हैं यहाँ, एक कैरियोकाइनेसिस भी होता है और दूसरा क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, और इधर की बात करें तो मियोसिस हैज 2 मेजर स्टेजेस, मियोसिस 1, मियोसिस 2, जिसके बारे में हमने पहली बात की है। ठीक है, ईच फर्दर सब डिवाइडेड इनटू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो ये आपको समझ आ गया है कि माइटोसिस एंड मियोसिस जो हमने लास्ट टाइम में देखा था। और भी रिकॉल है, तो चैप्टर शुरू करने से पहले बहुत सारा रिकॉल है। व्हाट इज द रोल ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेल डिवीजन? तो सेल डिवीजन में क्रोमोसोम का रोल क्या है? तो क्रोमोसोम का रोल क्या है? तो ये क्या करता है कि हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स पास करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, बस इतना ही है। ओके गुड। दूसरा कि ये जो है नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, मतलब बोलते हैं कि टू मेंटेन देयर नंबर्स इन ईच डॉटर सेल आफ्टर डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल एंड देयरबाय मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, ऐसे मान लो कि माँ बाप से बेटे को जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यदि जितने उनके पास है, मतलब 23 पेयर है, तो पूरे 23 पेयर मम्मी से 23 पेयर पापा से आते तो क्या हो जाता? ओके, तो वो स्ट्रक्चर बिल्कुल बिगड़ जाता। तो स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, तो ये क्रोमोसोम का इंपॉर्टेंट रोल है। वो रिड्यूस हो जाते हैं किसमें? मियोसिस में, और रिड्यूस होके फिर वो फ्यूज होते हैं और फिर वो उतने ही नंबर कांस्टेंट रहते हैं। इसके कारण हम हमारे मम्मी पापा जैसे दिखते हैं, यानी मम्मी पापा जैसे दिखते हैं, इसका मतलब है कि हमारे हाथ के जगह पे हाथ हैं, पैर के जगह पे पैर हैं, आंखों की जगह पे आंखें हैं। ओके, मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर हमारे बॉडी का सेम है, फंक्शन भी सेम है। जैसे कि हम एक्सक्रेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, ये सभी जो फंक्शंस है हमारी बॉडी में, जितने भी जो माइक्रो नैनो जब भी जितने भी फंक्शंस है हमारे बॉडी में, सभी फंक्शंस हमारे माँ बाप की जो बॉडी में फंक्शन है वैसे ही है, अलग तो नहीं है। क्यों नहीं है? इट्स बिकॉज ऑफ द क्रोमोसोम्स। ओके गुड। तो क्या आप बता सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय मेंटेनेंस ऑफ स्पेसीज? अभी मेंटेनेंस का मतलब अलग अलग है। मेंटेनेंस यानी जैसे रख रखाव करना, जैसे आप बोलेंगे कि तुम्हारे गाड़ी का मेंटेनेंस आप कैसे करते हो, गाड़ी का मेंटेनेंस। ओके, तो मेंटेनेंस का मतलब यह है कि वो मेंटेन करना, नंबर ऑफ पीपल, नंबर्स मेंटेन करना, ये इससे मतलब करता है, यानी इससे रिलेट करता है दिस वर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जैसे कि हम हमारे जैसे यदि मान लो कि यदि रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ओके, और आदमी बस मतलब एक पर्टिकुलर पहले तो प्रोडक्शन नहीं होता है, तो इसका मतलब ही है कि जीवन ही नहीं है। समझ रहे? जीवन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे मेंटेनेंस होता है। सो व्हाट डू मीन बाय मेंटेनेंस? सो कीप द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू सस्टेन। क्योंकि एक जैसे कि हम कपड़े बदलते हैं, मैं एकदम सिंपल सी बात करता हूँ कि आप दुकान से कुछ कपड़े खरीदते हैं, तो आपने कपड़े खरीदे, बात क्या होगी कि कुछ दिनों के बाद वो खराब हो गए। अभी खराब होने के बाद आप क्या करते हैं? नए कपड़े परचेस करते हैं। अभी जैसे नए कपड़े परचेस करते हैं तो फिर आप अच्छे दिखने लगते हैं नए कपड़े के साथ,
ओके, नए ड्रेस के साथ। तो व्हाट दिस यू आर डूइंग, द सेम थिंग हैपन विद द ह्यूमन बीइंग और एनिमल एज वेल। तो एनिमल को भी वो नया दिखना चाहिए, नया जीवन शुरू होना चाहिए। इसके लिए सस्टेनेबिलिटी जरूरी है, क्योंकि एक आदमी कितने दिन तक, मतलब कितना बोरिंग रहेगा ना वो। ओके, तो इसके लिए ये सिस्टम बहुत जरूरी है। तो टू कीप द नंबर ऑफ मींस रिप्रोडक्शन, ये बट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस। So whether the new organism is genetically exactly similar to earlier one that has produced it, तो इसका आंसर नो होगा। हाँ देखिए, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि इन केस ऑफ व्हाट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गलती से यहाँ रेस्पिरेशन हो गया है, मैं थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ। ओके, तो ये जो वर्ड है, ये वर्ड बिल्कुल मतलब गलत है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। तो ये जो वर्ड है, इसके बजाय इधर इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हाट दैट इज, नो न्यू, मतलब एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होता है। मतलब हाँ, मैंने बोला कि स्ट्रक्चर से सेम होता है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब डुप्लीकेशन नहीं होता है। किस केस में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, असेक्सुअल में ऐसा होता है। यस, इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर से इधर भी गलती की है उन्होंने, तो ये थोड़ा सा समझ लीजिए, इधर भी क्या है, रिप्रोडक्शन। ओके, गुड। तो आगे चलते हैं। और भी क्वेश्चन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार, बहुत बढ़िया है। ओके, यानी वो पूरा डिटेल आप क्या क्या बता सकते हो। Who determines whether the two organism of species will be exactly similar or not? तो कौन डिसाइड करेगा? तो सबसे पहले है तो यहाँ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें क्या होगा, मतलब सिमिलैरिटी नहीं होगी। द रीजन बिहाइंड इट कि उसमें जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है तो अलग अलग गैमेट्स, मतलब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, तो इसके कारण वेरिएशन होता है। ठीक है, लेकिन मोनोजाइगोटिक केस में ये थोड़ा सा अलग है, उस केस में थोड़ा सिमिलर हो सकता है मोनोजाइगोटिक केस में थोड़ा सा। ठीक है, दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट में बी सिमिलर। Who determines whether the two organisms of species will be exactly similar or not? तो इट्स अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जिसमें बस एक पेरेंट इन्वॉल्व है, यानी एक पेरेंट का क्या होता है, एक पेरेंट के सेल का डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन। उसको हम क्या बोलते हैं, माइटोटिक डिवीजन, यानी माइटोसिस होता है। ठीक है, और फिर नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, किस किस प्रकार का ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें यूनिसेल्युलर में अलग होता है, मल्टीसेल्युलर में अलग होता है। तो अभी हम यूनिसेल्युलर की बात करें तो यूनिसेल्युलर में हम देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले बाइनरी फीचर। तो अभी बाय का मतलब क्या है, ये तो हम डिटेल में देखेंगे। बाय का मतलब है दो, यानी दो टुकड़े होना, या दूसरा है मल्टीपल पिजन। मल्टीपल पिजन यानी एक के बहुत सारे टुकड़े होना। तीसरा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम बडिंग बोलते हैं। बड कैसे होता है, बडिंग इन ईस्ट। ये पर्टिकुलर ईस्ट यानी जो हम ब्रेड बेकरी में इस्तेमाल करते हैं फर्मेंटेशन के लिए, उसको हम बोलते हैं। मल्टी सेल्युलर की बात करें तो उसमें फ्रैगमेंटेशन होता है, जो स्पाइरोगायरा, साइकोन इसमें होता है। दूसरा वाला जो होता है वो रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन क्या है, तो ये जैसे तुम्हारे बाल जो है ना उसको कट करो, ओके, तो बाल कट करने के बाद फिर वो आते हैं, नाखून कट करने के बाद फिर आते हैं, लीवर जो है उसको भी कट नहीं करना है, मैं बोल रहा हूँ कि ट्रांसप्लांट करने के बाद वो फिर से आता है। ठीक है, तो आपने वो लिजर्ड भी देखी होगी, वो भी हम आगे देखेंगे। हाइड्रा, बडिंग इन हाइड्रा। यहाँ ये जो बडिंग है ये किसका बडिंग है, तो ईस्ट का बडिंग है, और ये हाइड्रा का बडिंग है। ओके, ये मल्टीसेल्युलर है, ये यूनिसेल्युलर है, बस इतना ही फर्क है। ये भी सेम प्रोसेस सेम ही है, बस एक छोटा सा वर्ड आता है, कैसे आता है वो भी हम आगे देखेंगे। दूसरा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे प्लांट है कि बस जिसकी कोई रूट
या स्टेम भी लगा दो तो उसको पत्ते आते हैं यानी लीव्स आते हैं और वो प्लांट बनती है। गुड। उसके बाद है स्पोर फॉर्मेशन इन फंगाई। तो स्पोर्स कैसे फॉर्म होते हैं, ब्रेड भाकरी के ऊपर यदि उसको हम कुछ दिनों के लिए दो दिनों के लिए वो हम मॉइस्ट प्लेस पे रखे तो उसके ऊपर एक फंगस आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, और उसको एक पर्टिकुलर हाई पे होते हैं। क्या होता है वो डिटेल में तो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, ओके, फ्रॉम द सेम स्पीशीज विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। ओके, मतलब इसमें गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। गुड। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पेरेंट्स एंड प्रोजेनी, प्रोजेनी का मतलब है कि चाइल्ड, हमारे यहाँ ऐसा मतलब ऑफस्प्रिंग भी बोल सकते हैं, चाइल्ड भी बोलते हैं, ये लास्ट ईयर में आपने देखा है। तो पेरेंट्स एंड प्रोजेनी आर जेनेटिकली सिमिलर टू ईच अदर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ओनली वन पेरेंट्स इज इन्वॉल्व, इसको यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय माइटोटिक सेल डिवीजन, जो कि मैंने आपको बोला था, माइटोटिक यानी माइटोसिस, ठीक है। तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं। ड्रॉबैक क्या है? वेरिएशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वेरिएशन नहीं होता है। अभी वेरिएशन नहीं होता है तो जो सस्टेनेबिलिटी है उसके चांसेस थोड़े कम होते हैं। हाँ, एक बात ये भी है कि absence of genetic recombination and that's why variation does not takes place, ठीक है। क्या नहीं होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, और इसके कारण क्या नहीं होता है? वेरिएशन एब्सेंस, वेरिएशन जो है वो नहीं होता है। ओके, एडवांटेज क्या है? तो ये बहुत ही फास्ट रिप्रोडक्शन है, मतलब स्पीड जो है उसका बहुत ज्यादा है, रिप्रोडक्शन रेट इज हाई। तो यहाँ हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ पढ़ने के लिए? ये बहुत ही बढ़िया है, ये पढ़ने के लिए आपको बहुत मजा आएगा। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। देखो, मैंने जो आपको अभी तक जो बताया ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सिस्टमैटिक है। अभी आगे हम देखेंगे sexual reproduction in unicellular organism in next video। तब तक के लिए मैं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़ आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक करिए, आप शेयर करिए, और इम्पोर्टेंट बात है कि कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये हमारा जो बताने का तरीका या ये जो एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में भर के लिखिए, आपकी मन की बातें हमारे तक पहुंचने दीजिए, ताकि हम और अच्छा आपको दे सके और हम राइट ट्रैक पे आपको समझा रहे हैं ये भी हमें समझ में आ जाए। ओके, तो इसी के साथ बाय बाय।